वेलकम टू 524। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे 524 प्लेटफॉर्म पर। और ये हमारा आपके साथ पहला सेशन रहेगा। तो एक प्यारी सी बात के साथ मैं शुरुआत करूंगा। जुनून जुनून आप सकते हैं। जुनून आपसे वो करवाते हैं जो आप कर नहीं पाते, हौसले आपसे वो करवाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाते हैं जो आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं सर का। और प्यारी सी बात और सर के इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच रितेश। अ, बात तो आपने बहुत अच्छी कही और सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार। मैं अभी प्रेजेंटली एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ ओएनजीसी मुंबई में। इससे पहले मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की से किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और स्कूलिंग मेरी अधिकतर दिल्ली से हुई है। तो यही मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो भी सवाल बहुत आपके होंगे अ, उनका मैं तो जैसा भी जवाब दे पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जी जी। गाइड कर सकूँ। तो जैसे कि आपने सभी ने देखा कि अभी हमारे साथ ओएनजीसी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है विजय सर, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और इनमें इनकी जर्नी के बारे में हम जर्नी के साथ शुरुआत करेंगे कि ओएनजीसी तक का सफर कैसा रहा और क्या क्या बीच में उनके पड़ाव आए। उसी के साथ हम सर के साथ शुरू करेंगे। जी सर। देखिए, पड़ाव तो काफ़ी सारे आए। मैं शुरू से ही शुरू करता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, अ, बिल्कुल। हमारी पूरी फैमिली मुजफ्फरनगर में एक छोटा-सा कस्बा है कैराना, जी वहाँ पे रहती थी। बॉर्न उधर ही हुए हम लोग सभी। जी लेकिन एजुकेशन के लिए, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए धीरे-धीरे वहाँ से सब माइग्रेट करने लग गए। तो क्या हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सभी जाके फिर रहने लग गए, वहाँ पे शिफ्ट हुए। और मेरी 5वीं तक स्कूलिंग मुज़फ्फरनगर में ही हुई, और जी 6 से 12 तक की जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में हुई। जी जी दिल्ली दिल्ली में भी 6 से 10 तक की जो स्कूलिंग थी वो जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल होता है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, जी 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 उसमें किया। और फिर 11वीं 12वीं में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कूल्स थोड़े सेटअप किए थे, जी जिनका नाम था राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। जी तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए 10th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पे। जी जी तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा एक्सपोज़र मिला, क्योंकि हमारी फैमिली में इतना तो एजुकेटेड कोई था नहीं कि जिसको ये सबको पता था कि बड़े इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बट बनना कैसे है, गाइडेंस कैसे होती है, ये किसी के जी पास नहीं थी। जी जी तो उसके लिए स्कूल में हमारे एक टीचर थे गोस्वामी सर। जी सर। वो हमारे बाद में प्रिंसिपल भी बने। तो वो जब जी हमको मैथ्स पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, जी जी और आपको पाई में जॉइनिंग करनी चाहिए, फिट जी जॉइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देखनी चाहिए। तो ये वर्ड जो थे ये बड़े एलियन टाइप के थे हम लोगों के लिए। जी लेकिन वहां पे फिर एक दिन हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमको बताया कि 12th के बाद क्या क्या चीजें खुलती हैं। जी अदरवाइज तो हमारी जो नॉलेज थी वो तो पॉलिटेक्निक तक ही सीमित थी। हमारे लिए पॉलिटेक्निक और आईआईटी जो था वो बहुत बराबर। बड़ी चीज होती थी। जी जैसे मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो भी जी जी पॉलिटेक्निक से उन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में। जी सर। तो उसके बाद उन सर ने गाइड किया कि भाई आईआईटी होता है, मेडिकल होता है, आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी चाहिए। जी तो ये सब उन्होंने बताया। फिर सोचा कि 12th के साथ साथ करना है या 12th के बाद करना है। जी तो फिर यही डिसाइड किया कि 12th के बाद एक साल ड्रॉप करके कोचिंग जी करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी जी तो तो मेरे पास लकीली क्या था, बायो और मैथमेटिक्स दोनों था 11th 12th में। तो जी मैंने दोनों चीजें ट्राई किया, एमबीबीएस भी ट्राई किया और आईआईटी भी ट्राई किया। जी। और लकीली ऐसा हुआ कि मेरा दोनों ही निकल गया। क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसके बाद फिर डिलेमा कि किधर जाएं। जी तो फिर उसके बाद बहुत लोगों से कंसल्ट करने के बाद, और ये भी देखने के बाद, क्योंकि एमबीबीएस में क्या होता है कि आप कह सकते हो कि एक
टाइम ज्यादा लगता है टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जी और दूसरा ये भी था कि जैसे मेडिकल में जॉब अपॉर्चुनिटीज ये सब चीजें भी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग। जी। तो वो सब, और ये मैं 10-11 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-11 भी नहीं, 2004 की बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ? 15 साल पहले माइंडसेट कुछ और होता था, आज माइंडसेट कुछ और है। तो जी ये सब चीजें देखने के बाद, फैमिली बैकग्राउंड सब देखने के बाद, जी सिक्योरिटी विक्योरिटी जो भी है, तो फाइनली यही डिसाइड किया कि आईआईटी चलते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं। क्योंकि उसके बाद एक रहता है कि 4 साल के बाद आप एटलीस्ट एक जॉब एक्वायर कर सकते हो, आपकी इनकम रेगुलर बन सकती है। जी। उसके बाद अगर कुछ ट्राई करना है तो हम कर सकते हैं, तो ये था। तो आईआईटी तक का तो सफर ये हुआ। फिर आईआईटी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च किया। तो मैंने कुछ टाइम प्राइवेट फर्म्स में भी काम किया है, ज्यादा नहीं, मतलब 6-8 महीना किया है। फिर उसके बाद एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकला ओएनजीसी का। उस जी। वक्त क्या होता था कि सभी पीएसयूज अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी। अच्छा। तो मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया कि भाई ये ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है, और अगर जी तुम इंटरेस्टेड हो तो इसका फॉर्म भर दो। तो मैंने जी वो फॉर्म भर दिया। फिर एग्जाम आया। एग्जाम अपने थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज था, और जी बाकी जो चीजें थी वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल थी, ब्रांच रिलेटेड। जी तो एग्जाम भी इजीली क्लियर हो गया। फिर जी। इंटरव्यू की बारी आई। इंटरव्यू में भी ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आई, और सब स्मूथ होता गया, और फाइनली जो है ओएनजीसी में सिलेक्शन हो गया। जी। तो तो ये सर ओएनजीसी आपका तक है। ओएनजीसी में किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था सर? ओएनजीसी में अगर आप देखें सभी पीएसयूज में लेवल वाइज होता है। E1 से जी लेके E9 तक जाते हैं। जी जी E1 इज E1 इज लोअर लेवल ऑफ ऑफिसर, जी जिसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जी फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, देन जी चीफ इंजीनियर, तो आपका लेवल बढ़ते बढ़ते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक चला जाता है। जी जी। तो सबके प्रमोशन के और टाइमिंग और इंटरव्यू और आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल एनुअल जो होती है, उन सब के बेसिस पे आप लोग फिर प्रोग्रेस करते हैं। तो सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने ओएनजीसी कभी स्विच करने की नहीं सोची, मतलब कि कोई और पीएसयू सेक्टर में हम जाएं, जैसे बीएचईएल है, सेल है, या फिर बार्क है, ऐसे किसी सेक्टर में जाने की कोशिश करी हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि आईआईटी के बाद जब हम लोग देख रहे थे, तो जब हम आईआईटी में थे 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो जी उस वक्त रिक्रूटमेंट जो थे वो काफी कम हो गए थे। जी तो जो कंपनीज लेटेस्ट से एक ब्रांच से 10 लड़कों को लेती थी, 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती थी, उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट करके 1 या 2 पर कर दिया। अच्छा। तो उस वक्त क्या हुआ, कैंपस में पीएसयूज बहुत कम आई। जी जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्टेट्स बताने लग जाऊं, 2007 में जब ओएनजीसी हमारे आईआईटी रुड़की कैंपस में आई थी, जी तो टोटल आई थिंक 50 से ज्यादा उन्होंने सिलेक्शन किए थे। जी और जब हमारे 2008 के टाइम पे सिलेक्शन करने आई, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए उन्होंने इंटरव्यू ही ओपन नहीं किए थे। अच्छा। उन्होंने सिविल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और 1-2 और ब्रांचेस के लिए ओपन जी किए। और आई थिंक 10 के करीब लड़कों को वो ले सेलेक्ट करके गई थी। जी तो उसकी वजह से क्या हुआ, पीएसयूज में उस वक्त सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा लिमिटेड हो गई थी, इवन पीएसयू और प्राइवेट फर्म्स में भी। हम्म। तो ये सब देखने के बाद फिर जब एक बार ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ का काम भी ठीक लगा। तो कभी जी ऐसा सोचा नहीं कि किसी में स्विच करना है। हालांकि ओएनजीसी में जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा कोर इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है, जी लेकिन फिर भी काम अच्छा है, और जी एडवेंचरस जॉब भी मिला है जो पहला पोस्टिंग में मिला है, तो जी। अच्छा है, कंटिन्यू तो कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया एडवेंचरस जॉब है, तो मतलब अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ओएनजीसी में सोचते हैं कि बस ये मतलब तेल संबंधित ही कार्य करती है,
तो किस टाइप का एडवेंचरस रहता है, मतलब ताकि बच्चों को उत्साह हो कि हाँ, वो भी इस लाइन की तरफ जाने की कोशिश करें? देखिए, आपको कोई भी कंपनी रन करनी है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको अपना घर अगर पूरे तरीके से चलाना है, जी, जी। तो आपको बहुत सारी सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है। जैसे घर में बिल्कुल, मेंटेनेंस भी होता है, पेंटिंग बिल्कुल। भी होती है, घर में गैस भी आती है, खाना आता है, सब्ज़ी आती है। जी, तो उसमें कुछ चीज़ें तो घर के मेंबर जो हैं, जो कोर मेंबर्स हैं घर के, वो मैनेज कर सकते हैं, बट हर चीज़ तो वो मैनेज नहीं कर सकते। जी, जी। तो ऐसे ऐसे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जब रन करना होता है, तो जी, ऑर्गेनाइज़ेशन के कुछ खुद के एम्प्लॉयी होते हैं, लेकिन जी, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं। जी, जी। और उसमें क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज़ होती है, वो जनरली ऐसा करती है कि अपनी जो वर्कफ़ोर्स है, उसको ऐसे रखती है कि उसका ऑपरेशन कभी अफ़ेक्ट ना हो। तो जी, जैसे ओएनजीसी के बारे में बोलें, ओएनजीसी इज़ कॉल्ड ए ई&पी कंपनी, जी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। जी, जी। तो मेन मेन काम है हमारा जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज़ रहते हैं मीन्स क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है, उनको एक्सप्लोर करना कि कहाँ मिल सकता है जी, और फिर उसके बाद उनको डेवलप करके एक्सप्लॉइट करना। जी, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है, वो होता है क्रूड ऑयल और गैस। जी, फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद कई बार नैफ्था और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो ठीक है, उस डोमेन में नहीं जाते हैं। तो मेन क्रूड और नेचुरल गैस। जी, अब उसके लिए सारी मशीनरी को चलाना और जी, फैसिलिटी डेवलप करना और उसको एंड यूज़र मीन जो हमारा एंड यूज़र है बेसिकली हम जिसको बेचते हैं रिफाइनरीज़ को, वहाँ जी, तक पहुँचाने के लिए आपको हर तरह की मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जियोफिज़िक्स है, जियोलॉजी है, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन है, जी, प्रोडक्शन है, सारी ब्रांचेज़ के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सपोर्ट के लिए हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट है, जो टेंडरिंग का काम देखते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस है, फाइनेंस की सबको ज़रूरत पड़ती है। जब जी, आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, तो आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल, प्रोग्रामिंग के लोग भी हैं। बिल्कुल। और पीएसयूज़ में आपको मेडिकल सर्विसेज़ के लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ओएनजीसी को देखें तो यहाँ पे जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और पेट्रोलियम वाले लोग मिलेंगे। जी, जी, यहाँ पे एक मैं कहूँगा मोर देन 50% जो एम्प्लॉइज़ हैं, जी। वो जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और प्रोडक्शन से दूसरे डिसिप्लिन के हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए हर तरह के प्रोफेशनल्स जी, की ज़रूरत पड़ती है। लॉयर्स की भी ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है तो उनको सीएसआर में पैसा लगाना पड़ेगा। जी, जी, और कंपनीज़ लगाती हैं तो उसके लिए सीएसआर का अलग से हमारा एक सेक्शन रहता है। जी, जी, तो मीन्स यंगस्टर जो चाहते हैं, वो कर सकते हैं, किसी भी जी, ऑर्गेनाइज़ेशन में। ये जी, केवल जी। ओएनजीसी की नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो सर बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। तो थोड़ा-सा एकेडमिक्स की तरफ आ जाते हैं। मतलब जब आपने करा था तो उस टाइम पे भी और आज का भी टाइम जैसे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक बना लेते हैं कि बस मुझे तो यही पेपर करना है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ और नहीं है, और अगर वो नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं, फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि बस मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए ऐसी सिचुएशन पहले तो कभी आनी नहीं चाहिए, जी, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई काम तो कर लेता है ढंग का अपनी लाइफ से, जी, ये ठीक तो है? है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला है कि फैमिली का कैसा बैकग्राउंड है। दूसरा जी, होता है कि आपने जो जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, हमेशा आप रियलिस्टिक टाइप के वो बनाइए, लक्ष्य बनाइए जी, कि जो अचीवेबल हो। कई बार आदमी क्या करता है कि इतना बड़ा टारगेट बना लेता है जी, कि उसके प्रेज़ेंट प्लेटफ़ॉर्म और जितना वो टाइम इन्वेस्ट कर पा रहा है उस चीज़ में जी, और जितना डेडिकेशन से कर पा रहा है, उसमें वो अचीव ही नहीं हो सकता। जी, तो पहली चीज़ रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना चाहिए, रियलिस्टिक एस्टीमेट बनाना चाहिए कि आपको जी, कहाँ जाना है। दूसरा, अगर आपने कोई बनाया है, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि उसके जी, लिए कितना मेहनत का ज़रूरत है। जी, जी,
अगर उतनी मेहनत, टाइम आप डेडिकेट कर पाते हैं और उसके बाद नहीं होता है, तो आप थोड़ा डिप्रेस हो सकते हैं, थोड़ा। क्योंकि होता है कि आपने किसी चीज को चाहा और वो आप अचीव नहीं कर पाए। जी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद ज़ीरो हो गए हैं। जी, आपने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिया है, जो नॉलेज गेन किया है, आप उसको दूसरी जगह में लगा सकते हैं। जी, जैसे एक सिंपल सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जेईई जो होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, जी, अ, उसमें आईटी, बीएचयू, आईएसएम धनबाद, मीन्स ये लोग भी जेईई रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन करते थे। जी, तो ऐसा नहीं है कि आपने आईआईटी का टारगेट बनाया है और आपने जेईई क्वालिफाई किया, लेकिन आपका रैंक अच्छा नहीं आया और आपको जो ब्रांच चाहिए थी वो ब्रांच नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो ज़ीरो हो गया। आप जी, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर सकते हैं। जी, तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बेसिकली जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये ब्रांच इसी इंस्टीट्यूट में चाहिए, तो हो सकता है वो ना मिले। जी, तो उसमें आप बैलेंस बना सकते हो कि आप कॉलेज जो है रैंकिंग में, जैसे कोई कॉलेज 5th या 10th नंबर पे है, उसमें अगर आपको सेम ब्रांच मिल रही है, आप वो जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कॉलेज केवल एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। उसके बाद तो जब आप बाहर जाएँगे, तो वो तो नॉलेज बेसिस है। आपको जॉब जो बिल्कुल, मिलेगी, नॉलेज बेसिस मिलेगी। हो सकता है कि कॉलेज आपको, जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है, कि कॉलेज आपको एक लेवरेज दे दे। जी, थोड़ा-सा आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जी, लेकिन बाद में तो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सही बात, ग्रोथ करेंगे। सही बात। तो तो ऐसे में जी, कुछ भी ये सब कदम उठाने की या घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हर जी, व्यक्ति अपनी लाइफ़ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर सेकंड स्टूडेंट्स के बिहाफ़ पे ये रहेगा कि जैसे अब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं तो पज़ल रहते हैं कि हम क्या करें? किसी अच्छी कंपनी की तरफ जाएँ या बिज़नेस सेक्टर में जाएँ या आगे स्टडीज़ परस्यू करें या कोर्स में ही रहें? मतलब तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? मतलब आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी? उसमें गाइडेंस ये रहेगी कि आप जो अ, टारगेट बना के चले हैं, जी, उसमें डिस्ट्रैक्शंस जितने कम हो और वेरिएबल जितने कम हो, उतना अच्छा है। जी, जैसे अगर आप अभी कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में हैं, वैसे जी, तो सिलेक्शन जो होता है जनरली 3rd ईयर में हो जाता है। जी, 3rd जी, ईयर या 7th सेमेस्टर में। जी, जो कंपनी प्लेसमेंट्स आती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 7th सेमेस्टर में आप अपनी प्लेसमेंट के बाद अपनी एकेडमिक्स जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर जी, उसके बाद आती है कि आपको उसके साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है या बाकी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो उसमें फिर वही वाली बात मैं फिर से कहूँगा कि आपका लक्ष्य क्या है? जी, और लक्ष्य के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि आप क्या उतना समय, उतना टाइम डेडिकेट कर पाएँगे? जी, और अगर वो नहीं अचीव हुआ, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। जी, प्लान बी का सिंपल सी चीज़, जैसे मेरे पास में एमबीबीएस और आईआईटी, मैंने जी, दोनों का तैयारी किया और दोनों के एग्ज़ाम दिए। इसके अलावा जी, जिस साल मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, उस साल मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी दिया, एआईपीएमटी भी दिया और इवन मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी दिया उसके साथ। अच्छा, तो तो आप जो है एक चीज़ के लिए बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। जी, क्योंकि एक प्लान भी होना ज़रूरी है। इसमें कुछ लोग मेरे मुझसे मतलब विरोधाभास भी कर सकते हैं जी, कि जब तक आप एक चीज़ को पूरे डेडिकेशन से नहीं करोगे, तो अचीव नहीं होगी। जी, तो हो सकता है उनके लिए काम करता हो, बट मेरा ये मानना है और ये प्रैक्टिकल भी है, जो मैंने देखा है, कि अगर जी, आपके पास एक सेफ्टी नेट है, तो आपको थोड़ा-सा कम्फ़र्ट रहता है और जी, दूसरा आप बैक टू ज़ीरो नहीं जाते हो। जी, जी, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि माना वो यूपीएससी की तैयारी के लिए गए, जॉब वगैरह छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद 5-6 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ। जी, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब पाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जी, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिल जाएगा। बट ये होता है कि आपसे हर इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि 6 साल तक
आपने इंजीनियरिंग किया, फिर 5-6 साल तक जो है आपने तैयारी किया, तो उस गैप को आप कैसे फिल करेंगे? तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि आपका प्लान क्या है। जी, जी। तो सर बहुत अच्छा रहा मतलब आपके साथ इस सभी चीज़ों पे इंटरेक्शन करके। कुछ और बात जो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए या हमारे लिए, सभी के लिए? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपना 15 साल पहले का टाइम जो तैयारी का था, आईआईटी की जी, तैयारी का, और अब का देखा है। अभी क्या हो गया है कि डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। जी, जी, जैसे कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी यू कैन से 19-20 हो गई हैं। जी, अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपको घर पे सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपके पास यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आपके पास ऐप्स हैं, आपके पास एक क्लिक के ऊपर सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। हमारे साथ ऐसा नहीं था। उस वक़्त ई-बुक्स भी इतना ज़्यादा नहीं चलता था। कई बार ऐसा होता था कि अगर किसी लेट अस से कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी टीचर ने कोई बुक सजेस्ट किया है, वो बुक मार्केट में खत्म हो जाता था। अच्छा, तो फिर फोटोकॉपी करा के पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर यही चैप्टर पढ़ो, तो वो सब उस वक़्त प्रॉब्लम्स थी। आज वो प्रॉब्लम्स नहीं है। आज प्रॉब्लम्स है डिस्ट्रैक्शंस की। जैसे आपने बोला कि लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किस लाइन में जाएँ। ये भी जी, लाइन अच्छी है, ये भी लाइन अच्छी है, ये भी लाइन अच्छी है। तो उसमें आपको एक राह पकड़नी पड़ेगी, और जी, अगर ऐसा है कि आपको 2-3 चीज़ें करने का मन है, 2-3 चीज़ें ट्राई करने का मन है, तो जी, उसमें आप ऐसा रास्ता बनाइए कि आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट हो। ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ें आप साथ में परस्यू करने लग जाएँ। देखिए, करियर जो होता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, कई बार लोग सोचते हैं कि 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर तैयारी किया, तो उस चीज़ से आप निकल जाइए। 1 साल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जी, 1 साल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आगे 30-35 साल के करियर और पूरी लाइफ़ का सवाल रहता है। जी, जी, तो अगर आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़े, इवन 2 साल भी ड्रॉप लेना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई हिचकना चाहिए। जी। तो तो अगर जी, हाँ, जैसे अभी अगर मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए कहूँ, तो उनके साथ एक डिलेमा रहता है कि 11th-12th के साथ कोचिंग जॉइन कर लें या फिर 12th करने के बाद कर लें। जी, जी, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उनको खुद से असेस करना है कि अगर वो 11th-12th के साथ कोचिंग जॉइन करेंगे, तो उनकी बोर्ड की स्टडीज़ तो अफ़ेक्ट नहीं होंगी। ये क्वेश्चन उनको खुद को करना है, क्योंकि फिर बिल्कुल। उनको उनको स्कूल का होमवर्क भी करना है, उनको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन भी करना है और फिर आईआईटी का प्रिपरेशन भी करना है। जी, तो क्या वो ये सब कर पाएँगे? तो अगर वो कर पाएँगे तो आप 11th-12th के साथ श्योरली जॉइन कर सकते हैं। जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 11th-12th के साथ अटेम्प्ट कीजिए। आप एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं 11th-12th के साथ, बट जी, कम कंप्लीट मीन्स कोचिंग कंटीन्यूअस क्लासेस अगर आप जॉइन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो अफेक्ट होगी। जी, जी। तो इसमें एक मिथ भी रहता है कि हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, मतलब कोचिंग इज़ नेसेसरी फॉर एनी प्रिपरेशन और नॉट? देखिए, इसका आंसर हर बच्चे के पास होता है। जी, आप जैसे स्कूल जाते हैं, कोचिंग इज़ आल्सो जी, लाइक ए स्कूल। जी, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको एक सब्जेक्ट के लिए आई थिंक आधा घंटे का जो पीरियड होता है या 45 मिनट्स का पीरियड होता है, जी, उसमें जनरली एक चैप्टर खत्म हो जाता है। जी, और उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट है, क्या मेन पॉइंट्स हैं और जी, क्या-क्या क्वेश्चन आपको करने हैं। जी, फिर उस 45 मिनट्स के पीरियड में जो भी बताया गया है, उसको जी, आपको 4 से 5 घंटा मिनिमम स्टडी करना पड़ता है। जी, हो सकता है कि 6 घंटा लगे। आप 2-3 दिन तक करके उसको जो है आप पहले पढ़ेंगे, कांसेप्ट क्लियर करेंगे, हेल्प जी, बुक्स जो हैं उनको रेफर करेंगे, टीचर से पूछेंगे, अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो जी, कोचिंग भी बिल्कुल यही चीज़ है। कोचिंग में क्या होता है वो आपको एक स्टडी मटेरियल देते हैं जी, और
उस स्टडी मटेरियल के ऊपर आपको ये पता लग जाता है कि 90% जो सवाल आते हैं, क्योंकि 100% कंपटीशन के सवाल किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकते, जी, कि 90% आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से यहाँ तक है। जी, और वो आपको मोटा-मोटी ये बता देंगे कि आपको किन-किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जी, बता देंगे पिछले 10 साल में किन टॉपिक से कितना वेटेज आता है। जी, आपको मेजर कांसेप्ट्स बता देंगे, बट उन कांसेप्ट्स को समझना, एब्ज़ॉर्ब करना और उनको इम्प्लीमेंट जी, करना वो आपके ऊपर है, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना। जी, तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोचिंग में या स्कूल में 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जी, मिनिमम 5 घंटा उसके बाद सेल्फ स्टडी करना है, जी, इन सब चीज़ों को करने के लिए। जी, तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, कोचिंग से आपको गाइडेंस मिलता है जी, और सेल्फ सेल्फ स्टडी से आप एक्चुअल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होते हैं। जी, जी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आपके पास कितना समय है, कितना समय डेडिकेट करना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जी, आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है टेस्ट सीरीज़। जी, तो उसमें अगर आप डिलेमा में हैं कि सेल्फ स्टडी करूँ या फिर कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करूँ या कोचिंग बेस्ड सेल्फ स्टडी करें। जी, तो उसमें मैं एक छोटा-सा वो बताता हूँ, कांसेप्ट बताता हूँ। आप क्या कीजिए सेल्फ स्टडी शुरू कीजिए जी, और किसी बड़े इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए। जी, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की, जिसके अंदर 10-15 हज़ार स्टूडेंट बैठते हों टेस्ट सीरीज़ में। जी, जी, फिर उसके बाद आप 2 से 3 महीना देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उस टेस्ट सीरीज़ में। जी, अगर आपको लगता है कि जहाँ आप स्टैंड करते हैं उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी, तो आप सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जी, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर आप क्लासरूम बेस्ड कोचिंग भी कर सकते हैं। जी। तो इसी के साथ सर मैं आपने हमें समय दिया, इसको बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और अंत में आपकी तरफ से कोई 2 लाइन्स सभी के लिए मोटिवेटेड सी। मोटिवेटेड सी 2 लाइन्स, देखिए मुझे ऐसी कुछ लाइन्स तो याद नहीं है। अ, पर जनरली जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं लोगों के, वहाँ पे जी, एक मैं बताता हूँ, मेरे एक कलीग थे ओएनजीसी में हमारे साथ जॉइन किए थे। तो जी, उन्होंने ओएनजीसी में रहते-रहते कोचिंग किया, मीन्स सेल्फ स्टडी किया एंड ही बिकम आईएएस। जी, तो ओम कसेरा नाम है उनका। उनके इंटरव्यू में मैंने एक लाइन सुनी थी कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? क्या कौन बात! कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? जी, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी, तो आसमान में तो सुराख होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन लेकिन तबीयत से पत्थर उछालेंगे तो कहीं न कहीं तक तो पहुँचेगा। ये तो बात है। ठीक है साहब सर धन्यवाद आपका, आप आए, अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद अ सर। थैंक यू वेरी मच, और मुझे अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।